श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उज्जवल शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, पूरा देश चुनावी रंग में रंगा है। लोकसभा चुनाव के 6 चरण संपन्न हो चुके हैं और अब आखिरी व 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला में भी 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इसी दिन राज्य की 6 विधानसभा सीटों सुजानपुर, धर्मशाला, बड़सर, कुटलैहड़, गगरेट और लाहौल स्पीति में भी उपचुनाव होना है। इन्हीं चुनावों पर केंद्रित हमारी आज की विशेष परिचर्चा है, जिसका विषय है हिमाचल में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दे और प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार। इस विषय पर चर्चा के लिए आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में हमारे साथ 2 मेहमान हैं। स्वागत करना चाहेंगे वरिष्ठ पत्रकार पीसी लोमी जी और युवा पत्रकार प्रदीप ठाकुर जी का। पीसी लोमी जी लगभग 6 दशकों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में दैनिक समाचार पत्र उत्तम हिंदू के राज्य ब्यूरो प्रमुख हैं। वहीं प्रदीप ठाकुर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं और खबरें अभी तक के राज्य ब्यूरो प्रमुख हैं। आप दोनों का आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। लोमी जी, लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। हिमाचल की बात करें तो यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला रहता है। भाजपा लोकसभा चुनावों में एनडीए सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में हुए विकास को चुनाव प्रचार में उठा रही है। वहीं कांग्रेस अपनी प्रदेश सरकार के 16 माह के विकास कार्यों को प्रचार में इंगित कर रही है। आपका क्या मानना है कि हिमाचल में आम चुनाव किन मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं? उज्जवल जी, वैसे तो मेरा मानना ये है कि हिमाचल में या पूरे देश में आज ऐसी स्थिति आ गई है कि चुनाव मुद्दों पर लड़े ही नहीं जाते जी। लेकिन फिर भी जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, वो मुद्दे उठाते हैं और उनके प्रचार करते हैं, उनके बारे में वोट मांगने की कोशिश करते हैं जी। और एक बात पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपने कहा कि अंतिम चरण में चुनाव हो रहे हैं, इसका एक कारण है जी। क्योंकि जब पहले चुनाव होते थे तो हिमाचल के बहुत सारे क्षेत्र वहाँ पे बर्फ में ढके रहते थे, कटे रहते थे स्टेज से, वहाँ चुनाव नहीं होते थे जी। और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जिसमें तीनों ये आपकी जनजातीय क्षेत्र हैं और चौपाल और रोडू, यहाँ भी चुनाव जून में होते थे। तो इसलिए इन्होंने चुनाव में अंतिम चरण में इसलिए चुनाव रखे हैं कि पूरे राज्यों में, सारे पूरे राज्य में एक चरण में चुनाव हो सके। और अब ये चुनाव के बाद इस बार जो चुनाव है, ये इनका महत्व बहुत है क्योंकि देश में जो परिस्थिति है वो पिछले 10 साल में और आज में बहुत बदल गई जी। राष्ट्रीय मुद्दे हैं लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय पार्टी उठा नहीं रही। अब भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दा है कि वो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांग रहे हैं जी। और जो उनको वहां से स्क्रिप्ट मिला है उनके नेताओं को कि हमने ये योजनाएं बनाई, ये विकास के काम किए, सड़कें बनाई और 370 खत्म किए, राम मंदिर किया, ये सारी चीजें राष्ट्रीय मुद्दे हैं जी। पर इन मुद्दों का कितना प्रभाव है ये आपको चुनाव के बाद पता लगेगा जी। और दूसरा, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के पास कोई राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है जी। क्योंकि सरकार राष्ट्र में है नहीं, तो वो तो अपने 15-16 महीने का जो उनका कार्यकाल है उसमें जो उनकी उपलब्धियां हैं उसको उठा रहे हैं। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी ये है कि जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं भाजपा उनका विरोध कर रही है और वो अपने मुद्दे उठा रही है। उनका कहना है कि इनकी जो ये अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, जो उपलब्धि की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। इन्होंने 15-16 मास में कुछ नहीं किया जी। और इनकी स्थिति इतनी खराब थी कि इनके अपने जो विधायक थे वो पार्टी छोड़ के चले गए जी। तो ये जो 6 उपचुनाव हो रहे हैं उनमें फोकस, उनमें जो सबकी दृष्टि इसलिए ज़्यादा हो गई है कि वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है जी। कोई मामूली चुनाव नहीं है। वो ऐसे चुनाव है जिससे दोनों पार्टियों का भविष्य तय हुआ। इस समय विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 34 सदस्य हैं जी। अध्यक्ष को मिला के। जी। अगर वो उपचुनाव जीतते हैं तो उनकी सरकार मजबूत हो जाएगी और पक्की हो जाएगी। बिल्कुल। अगर वो चुनाव हारते हैं तो बराबरी पे आ जाएंगे जी। और बराबरी का आने के बाद अस्थिरता रहेगी जी। और अगर बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव हारते हैं तो बीजेपी का जो इनका एक उद्देश्य था कि सरकार को गिरा देंगे वो असफल हो जाएगा जी। और अगर कांग्रेस को सीटें ना आई तो सरकार अस्थिर रहेगी। इसलिए जो राज्य सरकार है उसका एक बहुत ज्यादा पूरा जो ध्यान है वो उपचुनाव पे है जी। उनके लिए लोकसभा के चुनाव महत्वपूर्ण है लेकिन इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि 6 लोगों को अयोग्य घोषित किया हो और साथ ही कुछ ही दिनों में उनके चुनाव हो गए हों। ये पहली बार हो रहा है जी। और जहाँ जहाँ पर चुनाव वहाँ भी स्थिति बड़ी अलग है। वहाँ पर जो पिछली बार चुनाव जीते थे वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल। जो हारे थे उनमें से कई लोग कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जो ये मुद्दे हैं डेवलपमेंट की, वो सब जगह है। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, कोई भी सरकार आएगी वो विकास करेगी, कम गति से करेगी, ज्यादा गति से करेगी। और आज जो विकास इतना बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि
जनता मानती है कि विकास उनका अधिकार है। जी। कुछ सरकार अगर विकास करती है तो उनके ऊपर कोई विशेष उपकार नहीं करती। आज से 30 साल 35 साल पहले अगर कोई विकास होता था कि सड़क बनती थी तो वो लोग वहाँ के जो विधायक होते थे उसको 2-3 चुनाव वैसे जिता देते कि चुनाव कराए। कि आज वो स्थिति नहीं है। आज सड़कें बन गई हैं, लगभग सारे गाँव लग गए, गिने चुने गाँव बचे हैं जिनमें सड़कें नहीं है, गिने चुने गाँव में जहाँ पानी नहीं है। और विकास जो है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। जी। पहले सड़क बनाने का होता था, फिर कहा पक्की सड़कें बनाएंगे, अब कैसे सड़कों को चौड़ी करेंगे। पहले सड़कें बनती थी, एक ही मोड़ था, अब एयरपोर्ट बन रहे। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, आपके पास आऊँगा। जैसा कि लोमी जी ने भी जिक्र किया, विधानसभा उपचुनाव पर ज़्यादा ध्यान है इसमें। अगर हम ये माने कि कांग्रेस जो है वो लोकसभा चुनाव से ज़्यादा विधानसभा उपचुनाव पर केंद्रित है, और यह भी हिमाचल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 16 महीने में मतदाताओं को फिर से 6 सीटों पर अपने विधायकों को चुनना होगा। इस उपचुनाव में दोनों दल किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? प्रदीप जी। बिल्कुल, देखिए, हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि लोकसभा चुनाव भी और उसके साथ साथ विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव की स्थिति आ गई है। लोकसभा चुनाव होते तो बात अलग थी, मुद्दे कुछ और होते, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों का ज़्यादा जिक्र होता और उसमें अपनी बात दोनों दल, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर बाकी भी जो चुनाव लड़ रहे होते, उस वक्त वैसी स्थिति होती तो मुद्दे कुछ और होती। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर एक जो चुनौती है प्रदेश में, जो सत्ताधारी दल है कांग्रेस पार्टी, उसके पास चुनौती है सरकार को बचाने की भी, बहुमत साबित करने की भी। बेशक अभी 62 का हाउस है हिमाचल का और उसमें हम कह सकते हैं कि कांग्रेस बहुमत में है, लेकिन जब सब 6 उपचुनाव ये हो जाएंगे, 3 निर्दलीयों ने भी इस्तीफा दिया है, उनके भी उपचुनाव हो जाएंगे, तो 68 जब पूरी स्थिति बनेगी तो 65 का जो है बहुमत चाहिए। तो अब ये 6 सीटें बहुत जरूरी हो गई हैं कांग्रेस के लिए। और हम जो देख पा रहे हैं कि यहाँ हिमाचल में इस वक्त जो चुनाव प्रचार चला है उसमें विधानसभा उपचुनाव ज्यादा फोकस हो रहे हैं और वहां के मुद्दे ज्यादा फोकस हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मंचों से बार बार एक बात कह रहे हैं, विधायकों पर आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो बिके हुए होने की बात कह रहे हैं या फिर इसमें बीजेपी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। जो 1.5 साल लगभग जो वक्त हो रहा है, इस वक्त 16 महीने का हम कह सकते हैं कि सरकार को वक्त हुआ है, उसका भी जिक्र किया जा रहा है। 1500 रुपये हमने दिए, इस बात का जिक्र सत्ताधारी दल कांग्रेस कर रहा है और उसके साथ साथ जो ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों को दी है उसको भी भुनाने में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है, कांग्रेस के नेता जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात की जाए तो राष्ट्रीय मुद्दे भी वो साथ में जोड़ रहे हैं। वो धारा 370 की भी बात कर रहे हैं, वो राम मंदिर का भी जिक्र कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की तरफ से जो किसान सम्मान निधि दी गई है उसका भी जिक्र वो बार बार कर रहे हैं। हिमाचल को जो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, चाहे एम्स दिया गया है, IIM दिया गया है, IIT दी गई है, उसका जिक्र कर रहे हैं। नेशनल हाईवे 4 लेनिंग का काम यहाँ पर हुआ, उसका भी यहाँ पर जो नेता आ रहे हैं, बीजेपी इनको मुद्दा बना रही है, उनके बड़े नेता मंचों से बार बार इन चीजों का जिक्र कर रहे हैं। और बाकी हिमाचल के जो लोकल मुद्दे हैं उसको भी बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है कि आपने 1500 तो देने की अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन बोला था पहली कैबिनेट में। ओल्ड पेंशन को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो छूट गए हैं, उनको पुरानी पेंशन अभी तक जो है वो सरकार ने नहीं दी है। तो इस तरह की बातें हो रही है। बेरोजगारों का सवाल भी उठ रहा है कि आपने जो रोजगार देने वाला संस्थान ही बंद कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि उसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ, इसलिए इस संस्थान को बंद करना पड़ा, जांच करवानी पड़ी और रोजगार हम देंगे। तो ये सारे मुद्दे हैं जो लोकल स्तर के भी उठ रहे हैं और जो कैंडिडेट्स हैं, जो हम उम्मीदवार अगर कहें 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए जो उम्मीदवार हैं वो अपने गांव स्तर के मुद्दों को भी उठा रहे हैं। जब वो रैलियों में जाते हैं, जनसभाओं में जाते हैं, तो जिस तरह से जो परिस्थिति हिमाचल में जो सियासी घटनाक्रम हुआ है वो सभी के 6 जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो कांग्रेस के विधायक थे कभी। अब वो बात कह रहे हैं लोगों के बीच में, हमारे काम नहीं हुए, 16 महीने में मुख्यमंत्री हमारी सुनते नहीं थे, इस तरह का जिक्र वो कर रहे हैं। और बीजेपी ने उनको टिकट दिया है और सरकार की कारगुजारियां कैसी रही, सरकार से मुख्यमंत्री खफा क्यों हुए विधायक, वो भी लोगों के बीच ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुद्दे लोकल स्तर के ज्यादा उठ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर बेशक लोकसभा चुनाव जो 4 सीटों का हो रहा है उसमें जब बात आती है उस पर भी बात हो रही है, कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी।
जी बिल्कुल, चुनावी मुद्दों की बात हो रही है। यह भी देखने में आया है कि हिमाचल अभी विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं गिना जाता। पहाड़ी राज्य होने के चलते यहाँ विकास को रफ्तार देना चुनौतीपूर्ण रहता है। हिमाचल के कई दूर दराज के जिले भी हैं, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, चंबा का पांगी भरमौर है। फिर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, 4 लेन के काम रफ्तार से हो रहे हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय संस्थान हैं, प्रदीप जी जैसा आपने जिक्र किया, एम्स, IIT, IIM, IIIT। लेकिन देखने में आया है कि कई क्षेत्रों में अभी भी काम होने बाकी हैं। मसलन हम पर्यटन की बात करें, पर्यटन के लिए आधारभूत ढांचा खड़ा करने की ज़रूरत है, हवाई अड्डों का विस्तार करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं रोजगार, जो हर सरकार वायदा करती है कि हम रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक वो चीज़ें धरातल पे दिखती नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हम देखें राज्य में 10 लाख से अधिक बेरोजगार हैं। लोमी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इन मुद्दों को भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में उठा रही हैं? देखिए, पार्टियां चुनाव में उठा रहे हैं। जहाँ तक विकास का प्रश्न है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक प्रक्रिया है जी, क्योंकि हम आज का जो विकास हो रहा है पिछले 5-10 साल में जो हो रहा है उसको तुलना कर रहे हैं जी। अगर आप जब से हिमाचल बना है उससे आप तुलना करेंगे तो आपको देखने को लगेगा कि जितना विकास हिमाचल का हुआ है शायद किसी भी राज्य का आसपास में होगा। हिमाचल अकेला पहाड़ी राज्य है जहाँ पे अभूतपूर्व विकास हुआ है जी। जितनी भी सरकारें आई, सरकारों ने सड़कें बनवाई, बिजली की योजनाएं बनाई, पानी की योजनाएं बनाई और पर्यटन को बढ़ावा दिया। और पर्यटन के बारे में एक अवधारणा है, वो गलत अवधारणा ये है कि हम कोई स्थान बनाएंगे, डेवलप करेंगे, वहाँ टूरिज्म होगा। टूरिज्म एक एलाइड इंडस्ट्री है जहाँ पर आपके संसाधन विकसित होंगे, जहाँ पर आपके कम्युनिकेशन होगा, रेल, हवाई सेवाएं होंगी, जहाँ पे आपके सारी सुविधाएं होंगी, वहाँ अपने आप टूरिज्म जो है विकसित होगा। हम ये नहीं कह सकते कि एक खास जगह को चुनकर हम बोलो हम यहाँ पे इसको विकसित करेंगे, हम यहाँ सड़क बना के देंगे जी। मनाली में क्यों विकसित हुआ? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू हर बार वहाँ थे, वहाँ एयरपोर्ट था जी। और हिमाचल में शिमला जो है, जो अंग्रेजों के काल के जितने भी जो आपके हिल स्टेशन है, वो इसलिए है कि उन्होंने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, उन्होंने वहाँ पे आधारभूत सुविधाएं दी थी और उन सुविधाओं में जितना उधार होना चाहिए था और उसका पर्यावरण की दृष्टि से जितना उनको सुरक्षित रखना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। बिल्कुल लोमी जी, अटल टनल का भी जिक्र होता है और उसमें भी एक पर्यटन को नई गति मिली है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो जैसे आप कह रहे हैं विकास, एक टनल बनी, एक अटल टनल से अटल जो वहाँ पे सुरंग बनी है उससे लाहौल स्पीति का सारा परिदृश्य बदल गया जी। वहाँ क्रांति आ गई। पिछली बार कोरोना के समय या कोरोना के बाद जितने पर्यटक पूरी राज्य में नहीं आए उतने अकेले लाहौल में आए जी। और जैसे भी इन्होंने कहा है, जैसे वहाँ पे सब टनल बनाने के बारे में वायदे कर रहे हैं, विक्रमादित्य ने भी कहा है हम सुरंग बनाएंगे, कंगना रावत ने भी कहा सुरंग बनाएंगे, क्योंकि लोगों को लगने लगा है ये एक मुद्दा है, वहाँ के लोग चाहते हैं सुरंग बने जी। और ये अटल टनल के बारे में बात कर रहे हैं, हम बहुत पहले वहाँ गए थे 1978 में जी। तो वहाँ के लोगों ने कहा था वी वांट रोड, वी वांट टनल नॉट सब्सिडी। उन्होंने कहा हमको सुरंग चाहिए, हमको सब्सिडी नहीं चाहिए जी। आप टनल बना दो, हमारे हम सब्सिडी। क्योंकि डॉक्टर परमार की जो सोच थी वो बहुत ही गहरी थी। उनका मानना था कि हम चाहे कितने भी विकसित हो जाएं, कितने भी कृषि को डेवलप कर लें, उद्योग बना लें, कुछ जब तक सड़कें नहीं होंगी उनका कोई लाभ नहीं होगा। तो उनकी पहली प्राथमिकता, उन्होंने जब कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता भी सड़क है, दूसरी भी, तीसरी भी, जब तक सड़कों का निर्माण नहीं होता तब तक हम ये नहीं मान सकते कि हमारे जो लोग हैं खुशहाल होंगे, इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। अब लाहौल स्पीति का आलू, वहाँ की गोभी, वहाँ सब्जियों की सबसे अच्छे उनकी गुणवत्ता के हिसाब से देखा जाए तो उनका कोई मुकाबला नहीं, कोई तुलना नहीं है। लेकिन वहाँ पे सड़कें नहीं होने से उनकी ट्रांसपोर्टेशन है, उनकी मार्केटिंग है वो नहीं होती थी। आज हमने ये भी देखा था कि वाजपेयी जी का टेन्यूर रहा भाजपा का सरकार का, उसमें भी सड़कों का जाल बिछा था और कई दुर्गम इलाकों में सड़कें पहुंची, गांव-गांव में सड़कें पहुंची और एक तरह से हिमाचल का नक्शा बदल गया। देखिए, ये वो एक बड़ा बहुत अच्छा कंसेप्ट था। अटल जी के टाइम जो सरकार बनी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसका सारा फोकस ही गाँव पे था जी। और उन्होंने लक्ष्य रखा था कि जितने गाँव में उनमें सड़क पहुंचनी चाहिए। आज हिमाचल में जो है बहुत ही दुर्गम है, उनको छोड़ के लगभग सब जगह वहाँ पे पंचायतों में तो पहुंच गई हैं। अब घर घर तक अगर गाँव हुआ तो सड़क पहुंचाना तो इतना आसान नहीं है। जैसे बिजली है, जो सारे हिमाचल प्रदेश में बिजली पहुंच गई है आज से कई साल पहले, 1995-96 में ही पूरे राज्य में बिजली हो गई थी। लेकिन अभी भी कुछ जो पॉकेट से छूटी हुई है वहाँ बिजली नहीं मिली है। वैसे ही जल शक्ति का है, जल शक्ति में भी आपकी जो पानी पीने के पानी की स्कीमें हैं और जो इरीगेशन स्कीमें हैं वो बहुत जगह पहुंच गई है, लेकिन कुछ पॉकेट छूट गई है। तो विकास में जब आप विकास करते हैं, इसका एक तो मेजर होता है, एक माइक्रो होता है। तो माइक्रो डेवलपमेंट है, उसके ऊपर अटेंशन तब जाएगी जब आपका विकसित हो जाएंगे सारे क्षेत्र। बिल्कुल। तो बचे हुए क्षेत्रों पे अपने आप ही उसका फोकस होगा और आज नहीं तो कल उनको वो सुविधाएं सब मिलेंगी। लेकिन इन सबका एक
एक जो सबसे बड़ा वो है कि ग्रामीण सड़कें बनी, पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान हुआ, 4 लेन आए, पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ, जितने पेड़ कटे हैं। हिमाचल में लोग यहाँ के वातावरण के लिए आते हैं, कि स्वच्छ हवा के लिए आते हैं, यहाँ की हरियाली के लिए आते हैं। अगर आप इनको नष्ट कर दोगे तो टूरिज्म जो है, जैसे आपके मैदानी क्षेत्रों में होता है, आपने रेस्टोरेंट बना दिए, उसमें एयर कंडीशन लगा दिया, वो तो वो अपने घर में भी कर सकते हैं, वो क्यों आएंगे यहाँ पे। तो इसके लिए बड़ा भारत को बहुत संवेदनशील होने की आवश्यकता है। बिल्कुल प्रदीप जी, इसी से जुड़ा एक मेरा अगला सवाल है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव हिमाचल में एक साथ हो रहे हैं, तो क्या दोनों चुनावों के मुद्दे भी बदल जाते हैं या एक जैसे मुद्दे दोनों चुनावों में रहेंगे? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह का प्रचार चल रहा है उसमें हिमाचल में हम जो देख रहे हैं और अभी प्रचार भी होना है, तो उसमें भी हम देखेंगे कि मुद्दे जो हैं, बेशक एक दल जो बीजेपी है, क्योंकि दिल्ली में 10 साल सत्ता में रहा है, तो उनको अपने कामों का भी जिक्र करना है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि उपचुनाव भी यहाँ पर हो रहे हैं, तो हिमाचल सरकार की जो कारगुजारी होगी उसका भी वो अपनी बातें जनता के बीच में कहेंगे और अभी कह भी रहे हैं। और यही वजह है कि हम जिस तरह से देख रहे हैं हिमाचल की सियासी जो तस्वीर अभी बनी हुई है, उपचुनाव के कारण लोकल मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बीजेपी बेशक अपने स्तर पर अपने मुद्दे उठा रही है, 10 साल में जो बड़े काम हुए हैं, चाहे किसी भी रूप में वो हुए हैं, चाहे वो धारा 370 की बात वो बार बार करते हैं, राम मंदिर का वो बार बार जिक्र करते हैं, और उसके साथ साथ जो योजनाएं उनकी तरफ से शुरू की गई है, आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है, 5 लाख का हेल्थ कवर उसमें दिया जाता है, उन बातों का जिक्र भी किया जा रहा है। लेकिन अमूमन जब सीधा अगर यहाँ पर लोकसभा चुनाव भी होते तो ये सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे पर ही लड़ा जाता, बड़े मुद्दों पर लड़ा जाता, बेरोजगारी की ही बात होती, महंगाई की ही बात होती, और बाकी कौन से ऐसे काम थे जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। अब क्योंकि उपचुनाव भी है तो ऐसे में उन वहां के लोकल मुद्दे भी और प्रदेश सरकार के मुद्दे भी, जो गारंटियां खासतौर पर इन्होंने दी थी, ओल्ड पेंशन का जिक्र इन्होंने किया था, उसके साथ साथ महिला के लिए जो सम्मान निधि 1500 की देने की बात थी, और रोजगार की बात जिसका बार बार जिक्र विपक्ष भी करता है कि 1 लाख रोजगार पहली कैबिनेट में अनाउंस करने की घोषणा जो बात कही गई थी वो पूरी नहीं हुई है, इसका भी चुनावी मुद्दे बनाए जा रहे हैं। और भी जो गारंटियां दस दी गई है कि बागबानों को लेकर कि वो अपने फलों का खुद दाम तय करेंगे, उसको लेकर अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया गया है, इसको भी बीजेपी इसको खासतौर पर उठा रही है। और अगर कांग्रेस की तरफ से बात की जाए, हम हिमाचल में जो सेब बहुल इलाकों को अगर देखें तो इंपोर्ट ड्यूटी केंद्र सरकार ने नहीं बढ़ाई, उसको बार बार ये उठा रहे हैं कि ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़नी चाहिए थी, आयात शुल्क सेब पर बढ़ना चाहिए था, तभी हिमाचली सेब को अच्छे दाम मिलने थे, अन्यथा जो बाहर के विदेशी सेब आ रहे हैं उनको ज्यादा रेट्स मिल रहे हैं। जी प्रदीप, चुनाव प्रचार की बात हो रही है तो हिमाचल में प्रचंड गर्मी के बीच चुनाव प्रचार से सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। लोमी जी, आपने कई चुनाव देखे हैं, आप इस बार के चुनाव प्रचार को किस नजर से देखते हैं और इसका आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अब जो चुनाव का जो प्रचार का जो तरीका है वो बहुत बदल गया जी। और सोशल मीडिया है, आपके पास साधन बहुत हैं जी। आज से 20, 25, 30 साल पहले साधन नहीं होते थे तो कार्यकर्ताओं की बहुत महत्ता थी, कार्यकर्ता घर में जाते थे। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से लगातार चुनाव मोड में ही है, वो सभाएं कर रही है, पन्ना प्रमुखों की मीटिंगें कर रही है, सब कुछ कर रही है। उसके बाद भी वो चुनाव में लड़ रही है, उनको लग रहा है कि इस बार चुनौती है। उसका एक मेन कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास हिमाचल में सरकार को घेरने का सिर्फ यही तरीका है कि वो सरकार के ऊपर वायदे ना पूरा करने का आरोप लगाए जी। और वो उस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं, वो राष्ट्रीय मुद्दे उठा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे जो विकास हुआ है जो 14 से 24 तक उसको उठा रहे हैं। लेकिन साथ ही जैसे इन्होंने 1500 रुपए देने के बात की है महिलाओं को, सरकार कह रहे हमने पैसे दे दिए 1500 रुपए। भाजपा वालों का कहना है कि पहले उन्होंने वायदा किया था हम 18 से 59 साल तक की सारी महिलाओं को देंगे, लेकिन अब जो उन्होंने शर्तें लगाई है उससे तो 5-6 लाख जो महिलाएं उनको भी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा ये आधे अधूरे वादे पूरे कर रहे हैं। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था, उसकी कोई जिक्र नहीं हो रहा। जो दूध को उन्होंने कहा था 80 और 100 रुपए में खरीदेंगे, अब वो कह रहे हैं हमने 45 से 55 कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे इशू हैं, उनको बोलते हैं आपने जो वादे पूरे किए लेकिन आधे अधूरे किए। और जहां तक एम्प्लॉयमेंट का है, एम्प्लॉयमेंट में तो दोनों सरकारों के ऊपर एक ही बात है, दोनों सरकारों ने एम्प्लॉयमेंट पे उतना जोर नहीं दिया। हाँ, जो अन्य क्षेत्रों में रोजगार पैदा हो रहा है उससे लोगों को रोजगार मिला है, बहुत सी ऐसी योजनाएं थी जिनसे रोजगार मिला है, लेकिन सरकार में जो रोजगार मिलना था वो नहीं मिला है।
प्रदीप जी, बात हो रही है कि जो कांग्रेस के बागी थे जिन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है अयोग्य करार दिए जाने के बाद, लोमी जी ने अभी जिक्र किया और देखने में ये आया है कि इन पूर्व विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में लगातार हमलावर हैं और अपनी चुनावी सभाओं में भाजपा पर खरीद फरोख्त का सीधा आरोप लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के ये बागी पूर्व विधायक करोड़ों में बिके हैं। मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपने प्रचार को भावुक एंगल दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रचार के इस अंदाज को आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री जो ये सारा सियासी घटनाक्रम हुआ है उसमें एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और इस तरह का कार्ड खेल रहे हैं कि जैसे बीजेपी ने उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की और उसके बाद ये उपचुनाव की नौबत आ गई और मुख्यमंत्री बार बार भी कह रहे हैं कि वोट के बदले तो सरकार नहीं बना पाए, नोट के बदले सरकार बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई थी, उसमें असफल हुए हैं और अब उपचुनाव की स्थिति पैदा हो गई है और 6 जगह पर जहां पर भी मुख्यमंत्री प्रचार के लिए जा रहे हैं, न केवल 6 उपचुनाव वाले स्थानों पर बल्कि अगर लोकसभा कैंडिडेट्स के प्रचार के लिए भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो वहां पर भी वो यही बात कह रहे हैं कि ईमान बेचा, बिक गए और पैसे का लेन देन हुआ, इसका वो बार बार जिक्र कर रहे हैं। यानी उन लोगों को एक तरह से बेईमान करार देने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पर जिक्र भी हुआ कि इसमें जनता किस पर अब भरोसा करेगी और यही बात सही है कि अब जनता किस पर भरोसा करेगी और कौन अपनी बात को सही तरीके से जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। जहां तक बात इन उम्मीदवारों की है जो प्रचार अभी कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगा रहे हैं और जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, अयोग्य करार दिया गया था, उनकी विधायकी चली गई थी, तब भी वो एक बात कह रहे थे कि मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुन रहे थे और हमें जलील किया जा रहा था, हमारे काम नहीं हो रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री अब कह रहे हैं कि इनके जो काम थे ये दूसरे काम होते थे। कोई क्रशर की एनओसी लेने के लिए आ जाता था, कोई ट्रांसफर करने के लिए आ जाता था, कोई माइनिंग की लीज के लिए आ जाता था। इस तरह के आरोप मुख्यमंत्री भी लगा रहे हैं। तो एक तरह से मुख्यमंत्री, जिस तरह से आपने भी कहा, इमोशनल कार्ड जो है, विक्टिम कार्ड एक तरह से, कि किस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया, हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई, हमारी सरकारों को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की गई। तो इस तरह का एक प्रचार मुख्यमंत्री कर रहे हैं और इसी लाइन पर मुख्यमंत्री लगातार बढ़ रहे हैं। जी लोमी जी, पिछले 5 वर्षों की हम बात करें तो हिमाचल ने 2 बड़ी आपदाएं झेली हैं। 2020 व 2021 में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तो कोरोना महामारी ने लोगों को डराया। लास्ट ईयर कांग्रेस के शासन में मानसूनी वर्षा ने राज्य में भारी तबाही मचाई। दोनों सरकारों का दावा है कि इन्होंने डटकर आपदाओं का सामना कर आम जनता को राहत दी है। आप इस आम चुनाव व विधानसभा उपचुनाव में इन आपदाओं का कितना असर देखते हैं? देखिए, जो 2020 में जो कोविड का प्रकोप हुआ जी, वो सारे देश में था। तो सारे देश में जैसे मापदंड हुए, जैसे इन्होंने प्रिकॉशंस लिए, हिमाचल में भी हुए। सब जगह रोजगार प्रभावित हुआ, कारखाने बंद हो गए, कृषि में इफेक्ट हुआ, मजदूर अपना घर छोड़ के अपने घरों में चले गए। और लेकिन उसके बाद भी हिमाचल में पॉजिटिव बात आप कह सकते हो ये हुई कि हिमाचल वैक्सीन लगाने में सबसे आगे रहा जी, पहली डोज भी और दूसरी डोज भी जी। धीरे धीरे हिमाचल में जो नॉर्मलसी को बोलते हैं, समान स्थिति बहाल होने की स्थिति आई और उसमें केंद्र सरकार ने मदद की, सबने मदद की। लेकिन मानसून की जो डिजास्टर आया, जो विनाश हुआ, वो हिमाचल में को सीमित था जी, और हिमाचल में सीमित था और उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लोगों की जानें चली गई, लोगों के घर बह गए, उनके खेत बह गए, पुल टूट गए, सड़कें टूट गई। कुल जो हिमाचल था एक तरह से कई दिनों तक बिल्कुल अन्य बहुत सारे जो उसके हिस्से थे वो कटे रहे अन्य स्थानों से जी। और प्रदेश सरकार ने, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने बड़ी कोशिश की। हर तरह से उन्होंने लोगों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की, जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने की कोशिश की, जो टूरिस्ट फंसे हुए थे उनको निकालने की कोशिश की, सब कुछ किया। लेकिन मुद्दा ये था कि उन्होंने कहा कि हम इससे ज्यादा अच्छा काम कर सकते थे अगर केंद्र सरकार हमको अगर आर्थिक सहायता देती। उन्होंने एक स्पेशल पैकेज की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा घोषित होने के बाद आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलनी थी। तो उसको उन्होंने एक मुद्दा बनाया और उसने मुद्दा ये बनाया कि केंद्र सरकार ने तो सहायता नहीं दी, वो एक पक्ष है। दूसरा ये है कि हिमाचल की जो सरकार थी और हिमाचल की जो बीजेपी है और हिमाचल का जो विपक्ष है और हिमाचल के जो सांसद हैं, उन्होंने एक बार भी जो हमने डिमांड की, हमने एक यहाँ पे पैकेज के लिए रेजोल्यूशन लाया विधानसभा में, भाजपा ने उसको समर्थन नहीं किया और कोई भी इनका एमपी जो है वो प्रधानमंत्री के पास नहीं गया। बल्कि प्रतिभा सिंह ने बार बार कहा कि मैं 3 बार गई, सुक्खू कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री को मिला, मैं गृह मंत्री उनको मिला और उसके बाद भी हमको पैकेज नहीं मिला। तो कहते हैं कि हम इस पैकेज ना मिलने की वजह से हमारे बहुत सारे जो वायदे हम पूरे नहीं कर पाए। हमारे पास आर्थिक स्थिति बहुत विकट थी और आज भी वैसी है और बहुत भारी जो ये कर्ज छोड़ के गए थे 86,000 करोड़ का, और भी बहुत सारी अपनी लाइबिलिटी छोड़ के गए थे, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पाए।
लोमी जी, हमीरपुर लोकसभा सीट की बात करें तो केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर लगातार 5वीं बार चुनाव मैदान में हैं। वो 4 बार यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने बतौर सांसद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में निजी तौर पर कई जनहित योजनाएं चलाई हैं, चाहे सांसद मोबाइल सेवा हो, सांसद खेल महाकुंभ हो, भारत दर्शन हो। फिर भी अनुराग ठाकुर अपने चुनाव प्रचार में केंद्र की मोदी सरकार के विकासात्मक कार्यों का उल्लेख कर रहे हैं और इससे यह संदेश जा रहा है कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने हमीरपुर में ऊना के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा को उतारा है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इसी संसदीय क्षेत्र से हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहीं से हैं। तो हमीरपुर एक तरह से हॉट सीट बन गई है। 6 में से 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी इसी संसदीय क्षेत्र में होने हैं। आप हमीरपुर सीट में चुनावी मुकाबले को किस नजर से देखते हैं? तो हमीरपुर की जो सीट है ये बहुत पहले से भाजपा के कट रही है। हमीरपुर खासा जिला है जी। अगर आपको पुराने इतिहास में याद दिलाऊं तो 1967 में जब यहाँ पे चुनाव हुए थे विधानसभा के जी, तो जनसंघ को 7 सीटें आई थी, जिनमें से 3 सीटें जो आज का हमीरपुर है उसमें से थी। और आज की स्थिति में आप देखोगे कि 1984 में आखिरी बार हारे थे ये वो सीट। उसके बाद सिर्फ 96 में एक बार वो सीट हारे हैं। जितने भी चुनाव हुए उपचुनाव हुए सब में भाजपा जीती है। भाजपा की एक बड़ी मजबूत सीट है वो। लेकिन उस सीट में आज जो एक पोजीशन ऐसी है कि वो सीट अगर ये कांग्रेस में विद्रोह नहीं होता तो शायद ज्यादा इनकी जो हालत बेटर होती। वहां पर मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, एक और मंत्री है जी। लेकिन वहां पर जिस समय से चुनाव हुआ था उस विधानसभा है उसमें 7 या 8 सीटें थी बीजेपी। लेकिन आज वहां पर 4 सीटें जो है वो तो सीधे उनके अगेंस्ट हो गई है, जहाँ से 84 जीते थे जी। और जो एक दो वहाँ पे 2 निर्दलीय है जिनके इस्तीफे अभी तक मंजूर नहीं हुए वो भी अगेंस्ट है जी। तो इस समय जो उनको एक लाभ मिलना था, और ये बात एक ठीक है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसको लोकसभा चुनाव में लाभ जरूर होता है जी। बिल्कुल। प्रदीप जी, मंडी सीट भी पूरे देश में हाई प्रोफाइल बनी हुई है। यहाँ भाजपा ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को उतारा है तो कांग्रेस ने अपने युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह को प्रत्याशी बनाया है। दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर निजी हमले भी कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दे गौन हो गए हैं और दोनों प्रत्याशियों का आपसी युद्ध जैसा प्रतीत हो रहा है। आप इसे किस नजर से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए प्रचार जो है जिस तरह से चल रहा है, दोनों उम्मीदवार हैं। विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस पार्टी से हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं वर्तमान में। लोक निर्माण जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है। कंगना रनौत भी मंडी जिला से ताल्लुक रखती है, भामला की रहने वाली हैं और बॉलीवुड में अच्छा नाम उन्होंने कमाया है, हिमाचल का नाम भी रोशन किया है। लेकिन अब क्योंकि दोनों जो युवा हैं ये और उनको पार्टियों की टिकट मिल चुके हैं, लेकिन प्रचार शुरू होने से पहले ही इनके बीच में सोशल मीडिया में युद्ध शुरू हुआ था और व्यक्तिगत लांछन लगाने शुरू कर दिए गए थे। तो व्यक्तिगत हमले हमने देखा कि बहुत ज्यादा हुए हैं, चाहे वो बड़े नेताओं की तरफ से बात करें या फिर इन दोनों के बीच में पर्सनल जो व्यक्तिगत हमले हुए हैं वो बहुत ज्यादा हुए हैं। और उसमें जो मंडी के असल में जो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र ये मंडी लोकसभा क्षेत्र, अगर खास तौर पर कहें मंडी और कुल्लू, ये प्रभावित रहा है। लेकिन अभी जो यहाँ के मुद्दे होने चाहिए थे, इस क्षेत्र के बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात करें, जनजातीय क्षेत्रों में बहुत सारे मुद्दे हैं। कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू इस क्षेत्र में रहा है। पर्यटन से जुड़ा हुआ ये कुल्लू जिला की बात करें, मंडी के भी कई ऐसे अनछुए पर्यटन स्थल हैं। मनाली की बात करें, यहाँ पर्यटन के विस्तार के बहुत सारे संभावनाएं हैं जिनको यहाँ पर इन संभावनाओं का दोहन होना चाहिए। और बाकी कनेक्टिविटी का जो एक इशू है, 4 लेनिंग बेशक काम यहाँ पर हुआ लेकिन आपदा में वो ध्वस्त हुए और फिर अब उस सारी चीजों को पटरी पर लाना है। लेकिन जो इनके निजी हमले हो रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है दोनों की तरफ से, तो सारा ध्यान, सारा फोकस इनके बयानों पर जा रहा है और जिन चीजों का जिक्र होना चाहिए था वो चीजें कम हैं। और बाकी भी प्रचार के लिए हमने देखा कि मुख्यमंत्री भी प्रचार के लिए गए तो उस पूरे मंडी लोकसभा क्षेत्र को फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह उन्होंने उसमें ढालने की कोशिश की और उसमें ही कहा कि जयराम ठाकुर की फिल्म फ्लॉप होने वाली है, वो फ्लॉप डायरेक्टर होने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं सारा का सारा जो विषय है वो फिल्मी सीन जैसा, फिल्म इंडस्ट्री जैसा प्रतीत हो रहा है और इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर चल रहे हैं जी। हम इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं। कांगड़ा सीट पर आऊंगा जहां दोनों दलों ने ऐसे नेताओं को प्रत्याशी बनाया है जिन्होंने कभी भी प्रत्यक्ष चुनाव का सामना नहीं किया। भाजपा ने संगठन से जुड़े राजीव भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया है तो कांग्रेस ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को टिकट दी है। दोनों ब्राह्मण समुदाय से हैं। कांगड़ा में जाति फैक्टर भी हावी रहता है। लोमी जी, आप इनके बीच मुकाबले को किस तरह देखते हैं? देखिए, मुकाबला इसमें 2 बातें इसमें बड़ी स्पष्ट है। एक तो राजीव भारद्वाज है, वो की बड़ा चेहरा नहीं है जी। उनका कितना प्रभाव है ये देखना है जी। भाजपा को कितने वहाँ पे समर्थन मिलता है, उनकी विजय उसके ऊपर निर्भर है
जी। दूसरी तरफ आनंद शर्मा है कि राष्ट्रीय स्तर का नेता रहे हैं और 4 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनका एक नाम है। लेकिन एक उनके जो विरोध में जो एक बात जारी है कि वो पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी ने कांगड़ा से ऐसा प्रत्याशी खड़ा किया जो कांगड़ा से नहीं है। जी प्रदीप जी, शिमला लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ भाजपा ने फिर सुरेश कश्यप पर दांव खेला है। वहीं कांग्रेस ने युवा विधायक विनोद सुल्तानपुरी को उतारा है। कांग्रेस के सबसे ज्यादा मंत्री व विधायक इसी संसदीय क्षेत्र से हैं। ऐसे में इस सीट पर चुनावी मुकाबले को आप किस नजर से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर शिमला लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से 3 बार से लगातार बीजेपी के सांसद यहाँ बनते आए हैं और सुरेश कश्यप उनको दूसरी बार यहाँ से टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, विनोद सुल्तानपुरी यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और इनके पिताजी स्वर्गीय के.डी. सुल्तानपुरी वो 6 बार के यहाँ से सांसद रहे हैं। तो अपना अपना इनका एक पहले से एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और जो विनोद सुल्तानपुरी हैं वो अभी विधायक भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से लड़ाई जो है यहाँ पर काफी टक्कर वाली है और इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से यही पूछा जा रहा है सुरेश कश्यप से कि आपदा के दौरान आप कहां थे और आपदा के दौरान आपने प्रधानमंत्री से कितनी बार यहाँ के लोगों की बात को उठाया, संसद में आपने कितनी बार उठाया। दूसरी तरफ जो बीजेपी की बात करें तो वो विनोद सुल्तानपुरी हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं कि जो आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आपने आपके पिताजी ने क्या किया है। तो व्यक्तिगत जो मुद्दे हैं इन दोनों के प्रति भी हैं। श्रोताओं, चुनावी मुद्दों और चुनाव प्रचार पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीसी लोमी जी और प्रदीप ठाकुर जी आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में पधारे। इस कार्यक्रम की परिकल्पना समाचार एकांश के सहायक निदेशक रितेश कपूर जी ने की थी। आप दोनों स्टूडियो में आए और हिमाचल के चुनावी परिदृश्य पर आपने चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।